नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज की जो एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी का अभी तक कोई निदान विश्व में कहीं भी नहीं निकला है और इसीलिए जो बहुत संपन्न देश हैं जिनके पास धन की कमी नहीं है वे लोग बेरोजगारी भत्ता देते हैं। तो ये बेरोजगारी भत्ता एक प्रकार से सरकार की मेहरबानी है और इसी तरह से हमारे देश में बेरोजगारी भत्ता करके तो नहीं है, लेकिन वृद्ध लोगों को पेंशन है, 100 दिन का काम तनख्वाह सहित है और आंगनबाड़ी जीविका तरह तरह के इस तरह के कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं। तो प्राउड का ये कहना है कि जब परमात्मा ने सब कुछ हमें फ्री दिया, किसी चीज़ के लिए पैसा नहीं लिया परमात्मा ने, केवल हमें अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो साधन हासिल करने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है, उसके अतिरिक्त कुछ भी उन्होंने परमात्मा ने हमसे नहीं लिया। उन्होंने हवा, पानी, ज़मीन ये सब फ्री में दिया है, एकदम किसी के नाम से नहीं लिखा। जैसे एक पिता अपने संतान को लिए अपने धन का, अपनी आमदनी का खर्च करता है, तो उसी तरह से ये हमारी पैतृक संपत्ति है। जिसको जितनी आवश्यकता हो इसमें ले, परमात्मा की तरफ से कोई भी बाधा नहीं है। तो बाधा आ जाती है जब हमारे अंदर, हमारे कुछ लोगों के अंदर जब शोषण की भावना हो। तो इस शोषण की भावना रहने को यही पूंजीवादी व्यवस्था कहा जाता है कि पूंजी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आए, भले कोई दुख में रहे, हमें सुख मिले। तो इसीलिए जो बेरोजगारी आती है वो, जैसे बहुत से लोगों का कहना है कि जब हम इंडस्ट्री का रेशनलाइजेशन करते हैं, अर्थात जब विज्ञान का उपयोग करते हैं, एक कंप्यूटर पर मान लीजिए कोई 18 घंटा में जो काम होता है, हो सकता है 8 घंटा में ही हो जाए, तो फिर इसके लिए 2 शिफ्ट में आदमी रखने की क्या ज़रूरत है। तो एक आदमी को हटा दिया, क्योंकि हमने तो एक डेवलप्ड टेक्नोलॉजी ले ली है, अधिक विकास हो गया है और कंप्यूटर पर 2 आदमी जितना काम करता था वो एक आदमी के काम करने से ही हो जाता है, तो एक आदमी को छटनी कर लिया गया। तो प्राउड का दृष्टिकोण है कि छटनी करने से प्रॉफिट ज़रूर बढ़ेगा उनका, लेकिन एक आदमी, एक परिवार में बेरोजगार हो जाएगा। बेरोजगार होने से उस परिवार के आर्थिक स्थिति पर काफ़ी जोर पड़ेगा। जहाँ 4 आदमी कमा रहे थे, अब 4 आदमी में 3 ही आदमी कमा रहे हैं और चारों को खाना पीना, अपने परिवार का भरण पोषण करना है। तो इसीलिए यह कहना कि जो इंडस्ट्री का रेशनलाइजेशन होता है, जो विकसित हम यांत्रिक तरीक़ों का सहारा लेते हैं, तो उससे बेरोजगारी होती है, ये कहना उचित नहीं है। क्योंकि जब टर्नओवर उतना ही है या बढ़ भी गया है, तो फिर किसी का क्यों नौकरी छीन जाए, किसी को बेरोजगार क्यों किया जाए। इसलिए प्राउड का ये दृष्टिकोण है कि अगर रेशनलाइजेशन होता है, अगर डेवलप्ड इंडस्ट्री आती है, डेवलप्ड मैकेनाइजेशन होता है, तो हम उससे लोगों के काम के घंटे कम कर देंगे, लेकिन बेरोजगार नहीं करेंगे किसी को, क्योंकि प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं आ रहा है। प्रोडक्शन में अंतर आने पर निश्चित रूप से ये सोचा जाता कि चलो अब ज़्यादा भार पड़ रहा है, इंडस्ट्री लॉस में चल रही है, तो हम क्यों लॉस में चलने दें। तो लॉस में इंडस्ट्री नहीं चलना चाहिए, लेकिन एक ये भी सत्य है कि मुनाफाखोरी जहाँ पर है, वहाँ पर ही पूंजी लाभ के लिए या इंडस्ट्री लाभ के लिए किया जाता है। लेकिन अगर इंडस्ट्री का उद्देश्य कंजम्पशन हो, उपभोग हो, तो फिर वहाँ पर
रेशनलाइजेशन जो है या यांत्रिकीकरण है, विकसित टेक्नोलॉजी का सहारा है, वो बेरोजगारी में नहीं तब्दील होगा, उससे लोगों की खुशहाली बढ़ेगी। तो इसके लिए करना ये है कि हम जो अभी सोचते हैं कि मुनाफा बढ़े, तो मुनाफा बढ़े लेकिन बेरोजगारी बढ़े, यह नहीं सोचना है। तो इसीलिए मुनाफा बढ़ने का दो तरीका हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि जो स्टाफ हैं, जो हमारे मजदूर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको जो काम दिया जाता है उसका स्कोप बढ़ाया जाए और उसमें बोनस सिस्टम ऑफ वर्क को लागू किया जाए। बोनस वाली बात नहीं। अभी तो है कि अगर इंडस्ट्री में कोई प्रॉफिट हो गया काफ़ी, तो उसमें कुछ पैसा कर्मचारियों को, मजदूरों को, स्टाफ को दे दिया गया, जिसको बोनस कहा जाता है। लेकिन ये बोनस सिस्टम ऑफ वर्क जो होगा, इसमें जैसे कोई एक मशीन पर कोई कर्मचारी काम कर रहा है और उसको दिन भर में 25 पीस कोई प्रोडक्ट को तैयार करना है और उसने 25 की जगह 30 अगर तैयार किया, तो 5 जो एक्स्ट्रा किया उसके लिए उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। उसी वक्त उसको कुछ मुनाफा उस पर लगा करके दिया जाएगा कि चलो तुमने 25 की जगह 30 किया है, 5 ज़्यादा किया है, तो तुमको इतना हम मुनाफा में दे रहे हैं। इससे लेबर को, कर्मचारी को इंसेंटिव मिलेगा। एक मिनिमम तो उसको काम करना ही है, लेकिन अगर अपनी मेहनत से, प्रतिभा से वो ज़्यादा अगर कुछ जुगाड़ कर पाता है, ज़्यादा प्रोडक्शन दे पाता है, तो वो जो ज़्यादा होता है उसके लिए उसको बोनस देना होगा। उसको तरजीह देने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमें उस पर कुछ उसके लिए रखना होगा, व्यवस्था रखनी होगी, जिससे उसको लगे कि हाँ, जो 25 बना रहा है और हम 30 बना रहे हैं, दोनों की एक कदर नहीं है। तो इससे सबों में एक कंपटीशन की भावना आएगी कि हम ज़्यादा करें, हम ज़्यादा करें, हम ज़्यादा क्वालिटी वाला करें। तो उससे इंसेंटिव मिलने से, उन लोगों को प्रोत्साहन मिलने से काम करने की भावना बढ़ेगी। कोई इंडस्ट्री में जैसे लेआउट होता है, ले ऑफ होता है, धरना प्रदर्शन होते हैं, आंदोलन होते हैं, ये सब चीज़ को समाप्त किया जा सकता है अगर वर्कर्स के उसके महत्व को स्वीकार कर लिया जाए कि उसका भी महत्व है। अभी उसके मैनेजमेंट में उसका महत्व है। अभी क्या है कि मैनेजमेंट वो लोग करते हैं जिन लोगों का शेयर ज़्यादा है। किसी ने 100 शेयर खरीदा और एक मजदूर का उसमें कोई शेयर नहीं है, या अगर किसी का है 1, 2, 4, 5 इस तरह का शेयर है, तो उसका कोई वोटिंग राइट नहीं है। वोटिंग राइट उन्हीं को होता है जिनमें ज़्यादा शेयर खरीदने की क्षमता होती है। तो इसीलिए वर्कर्स का जो मैनेजमेंट में अधिकार है, वो ये स्वीकार कर लेने पर फिर वो सोचेगा कि जो भी नीति बन रही है, जो भी नियम कानून बन रहे हैं, वो हमारी तरक्की के लिए बन रहे हैं, क्योंकि उसका योगदान रहेगा। वो उसमें अपने विचार देगा कि नहीं, इंडस्ट्री में ऐसे करना चाहिए, मशीन को ऐसे करना चाहिए, लोगों का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होना चाहिए। जो तरह तरह के जो मैनेजमेंट के कार्य हैं, उसमें वो अपनी भागीदारी समझेगा। तो इंडस्ट्री में क्यों ले ऑफ होगा, क्यों हड़ताल होगी, क्यों बोनस आएगा, माने क्यों लॉस होगा। तो उसमें तो वो खुद ही सोचेगा लेबर कि हमारे काम से ही इंडस्ट्री खड़ी है, हमारे काम से बढ़ रही है, और जो भी काम में बढ़ोतरी होती है, जो भी हम ज़्यादा करते हैं, उसके लिए भी इंडस्ट्री हमको पैसा देती है, हमारी उन्नति में ये सहायक है। तो इसीलिए लेबर के मन में जो आशंका रहती है, उसके मन में इंडस्ट्री के जो एक्सप्लॉयटेशन की जो तलवार हमेशा उसके गर्दन पर लटकती रहती है, वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जो जब उसका मैंने जो रिडक्शन जो होता है लेबर का, कि
चलो लेबर को छांट दिया गया, छटनी कर दी गई, तो उसकी जगह समय की छटनी होगी। माने अगर एक मशीन पर जितना प्रोडक्शन 2 लेबर करता था, अगर एक ही लेबर कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसके काम के घंटे आधे कर दिए जाएंगे। प्रोडक्शन तो प्रभावित हो नहीं रहा है, प्रोडक्शन तो उतना ही हो रहा है, ज़्यादा भी हो रहा है। तो इसीलिए उसमें जो ये प्रोडक्शन ठीक रहने पर जो केवल ये नहीं सोचना है कि इसका प्रोडक्शन खूब बढ़ा दिया तो प्रॉफिट ज़्यादा आने लगा। तो प्रॉफिट ज़्यादा आया तो उसमें लेबर का कितना लाभ हुआ ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री पूरी तरह लेबर के कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड कर रही है। अगर लेबर काम नहीं करे, जिसके लिए वो लोग सहारा लेते हैं, हड़ताल का लेते हैं, धरना प्रदर्शन का लेते हैं, लॉकआउट भी हो जाता है, ले ऑफ हो जाता है, ये सारी घटनाएं इसीलिए होती हैं कि मजदूर ये महसूस करता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है, लेकिन इसका फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए जब उन कमोडिटीज़ की जितनी ज़रूरत है और लेबर का जितनी अवेलेबिलिटी है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि हम काम के घंटे कितने कम करें, और ऐसा नहीं हो कि इंडस्ट्री अपने खर्चे को भी नहीं निकाल पाए। क्योंकि यह तो निश्चित है कि जो भी इंडस्ट्री है वो तभी चलेगी जबकि उसका कम से कम जैसे 100 रुपया किस लगाया इंडस्ट्री में सब लोगों ने मिल करके, तो 100 रुपया से ज़्यादा आने पर ही, मैंने 100 रुपया इन्वेस्ट किया तो उसमें जितने औजार, मकान का भाड़ा, बिजली का शुल्क, पानी का शुल्क, ये सब मिला करके 100 रुपया लगा। तो अब जो 100 रुपया से ज़्यादा आएगा तभी न किसी को तनख्वाह दी जाएगी या किसी को बोनस दिया जाएगा। तो इसीलिए जो लेबर है उसकी उपलब्धता और जो कमोडिटीज़ है, जो सामान है, उसके आवश्यकता, इस पर भी निर्भर करेगा कि कितने लोगों को कम, माने कितने घंटे कम किए जाएं। ये घंटे कम करने का डिपेंड केवल यील्ड पर नहीं करेगा, ये इस पर भी निर्भर करेगा कि कमोडिटीज़ की, उस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, लोगों को कितनी आवश्यकता है, और हमारे पास जो अवेलेबल स्टाफ है उसको पैदा करने के लिए वो कितना है। और ये जो प्रॉफिट मोटिव है, इसके कारण ही एक्सप्लॉयटेशन का बीज आदमी के अंदर अंकुरित होता है। जब इंडस्ट्री उपभोग के लिए होगा, कंजम्पशन के लिए होगा, तो उसमें प्रायोरिटी रहेगी कि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको ज़्यादा पैदा किया जाए, जैसे अन्न है, वस्त्र है, आवास मकान की ज़रूरत है, पढ़ाई दवाई है, ये सब जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो एसेंशियलिटीज़ हैं, जिनके बिना हमारा जीवन गुजर नहीं हो सकता है, उन चीज़ों को पैदा करने में, उन चीज़ों का प्रोडक्शन करने में हम ज़्यादा प्राथमिकता देनी होगी, न कि जो श्रृंगार साधन हैं जैसे लिपस्टिक है, स्नो है, पाउडर है, इस तरह की चीज़ें, या पान की दुकान है, रेस्टोरेंट है, चाय की दुकान है, इस सब के बिना भी जीवन चल सकता है। इसीलिए इंडस्ट्री फॉर कंजम्पशन होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम फॉर कंजम्पशन होना चाहिए, एक कलेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, न कि इंडिविजुअलिस्टिक होना चाहिए। इसमें केवल एक ही चीज़ ध्यान रखने की है जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि जो कोऑपरेटिव इंटरप्राइज है, जो त्रिस्तरीय जो कलेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात की है, उसमें जो त्रिस्तरीय है कि जो की इंडस्ट्रीज हैं, जो मूल उद्योग हैं, वे सरकार के हाथ में हों, और जो बड़े उद्योग हैं उस मूल उद्योग के चारों तरफ जो उद्योग रहेंगे, जिनको वो मूल उद्योग सामान देगा, मुहैया करेगा, रॉ मटेरियल देगा, वो कोऑपरेटिव में हों। और जो कोऑपरेटिव के लिए तो निश्चित रूप से एक बड़ा उद्योग ही चाहिए, क्योंकि 4 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी मिल करके उसको चला रहे हैं।
तो इसीलिए अब एक पान की दुकान है, इसके लिए तो 20 आदमी की ज़रूरत नहीं है, एक ही आदमी चला सकता है। चाय की दुकान है, रेस्टोरेंट है। तो ये जो त्रिस्तरीय हुआ, एक इंडिविजुअल, एक कोऑपरेटिव और एक गवर्नमेंट, ये त्रिस्तरीय में मूल चीज़ यही रहेगा कि हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता को गारंटी किया जाए, और इसके लिए कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर को हमको विदा करना पड़ेगा और कलेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। जब ये कलेक्टिव बनेगा, सामूहिक अर्थव्यवस्था बनेगी, तो न शोषण रहेगा, न बेरोजगारी, न गरीबी रहेगी। इन समस्याओं का सब काल के लिए अस्थायी समाधान हो जाएगा।